तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। उनके साथ डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क भी मौजूद थे। उनकी मुलाकात 30 मिनट तक चली है। इस मौके पे पीएम मोदी ने तेलंगाना में नवगठित कांग्रेस सरकार को बधाई दी है। वहीं सीएम रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमार्क ने राज्य के हालात की जानकारी ली। सीएम रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमार्क ने केंद्र से तेलंगाना राज्य को मिलने वाले फंड शेयर और अनुदान के संबंध में एक रिपोर्ट दी है। वहीं राज्य में आर्थिक स्थिति को समझाने के अलावा विजयनापति ने तेलंगाना राज्य को धन आवंटित करने और नई परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए मामले में उदारता पूर्वक कार्य करने के लिए कहा है। बाद में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने मीडिया से बात की है। वहीं भट्टी ने प्रधानमंत्री से कहा है कि तेलंगाना का जो बकाया है वो जल्द से जल्द दिया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से पलमेरु रंगारेड्डी परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा देने का अनुरोध किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पिछड़े इलाकों के लिए फंड जारी करने की मांग की है। उन्होंने ये सुनिश्चित करने को कहा है कि संघवाद की भावना प्रभावित न हो। वहीं डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने कहा है वह तेलंगाना के लोगों के हित के लिए पहली बार प्रधानमंत्री से मिले हैं। पिछली सरकार ने तेलंगाना लाने के लिए पानी फंड और नियुक्तियों की अनदेखी की थी। वहीं पिछले 10 साल तक शासन करने वाली बीआरएस सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में बताया। विधानसभा चुनाव जीतने वाले पटनचेरू विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी विदेश दौरे पे है। वह नेपाल का दौरा कर रहे हैं। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास चंद्रगिरी परिवर्तन पे स्थित बालेश्वर नाथ मंदिर में भगवान के दर्शन किए। विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी ने मंदिर में विशेष पूजा की है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं मंदिर समिति के सदस्यों ने विधायक को सम्मानित किया है। वहीं कार्यक्रम में अमीनपुर जेडपीटीसी सुधाकर रेड्डी, पूर्व एमपीपी यादगिरी यादव और श्री शैलम यादव और वरिष्ठ नेता वेंकट रेड्डी और अन्य ने भाग लिया। संगारेड्डी जिला पोचाराम में रेणुका एलम्मा जतरा का भव्य आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में पटनचेरू निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस प्रभारी काटा श्रीनिवास गौड़ ने भाग लिया है और देवी की विशेष पूजा की। काटा श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि रेणुका एलम्मा गांव में महान महिमा की देवी है। उस मां की कृपा सदैव लोगों पे बनी रहे। उन्हें खुशी है कि रेणुका एलम्मा की मां गांव में लोगों के बीच मेले का आयोजन कर रही है। वहीं मंदिर के अधिकारियों ने काटा श्रीनिवास गौड़ को तीर्थ प्रसादम भेंट किया है। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष सुधाकर गौड़, सरपंच जगन रामा राजू, भास्कर गौड़, कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता और केएसजी युवा सेना ने सदस्यों ने भाग लिया। राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट कर दिया है उनकी सरकार हैदराबाद के औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं फॉक्सोकॉन ने हान हाई परिसीजन इंडस्ट्री के प्रतिनिधि वी ली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल में सचिवालय में सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। बैठक में राज्य के आईटी और उद्योग मंत्री दुदीला श्रीधर बाबू, सीएस शांति कुमारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सीएम ने कहा है नवगठित सरकार पे लोगों की आकांक्षाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। हम ऐसी नीति अपना रहे हैं जो सभी समुदाय के लिए अनुकूल है। इसलिए हम उद्योगपतियों को भी पूरा समर्थन और सहयोग प्रदान करेंगे। वहीं उद्योग के विकास स्थापना के लिए आवश्यक परमिट आसानी से उपलब्ध कराए जाएंगे तथा अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है राज्य के औद्योगिक रूप से देश में अग्रणी बनाए रहने के लिए भी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। मंत्री कुमठी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है वे तेलंगाना राज्य को सभी क्षेत्रों में विकसित करने के लिए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने खम्मम कलेक्ट्रेट में मंत्री तुमला नागेश्वर राव और पंगोलिटी श्रीनिवास यादव के साथ बैठक की। बीआरएस शासन के दौरान तेलंगाना को नष्ट कर दिया गया है और वे जमीन कार्य कर रहे हैं। वहीं बीआरएस नेताओं पे परियोजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपए लूटने का आरोप लगा है। वहीं केसीआर ने कालेश्वरम परियोजना को डिजाइन करने का दावा किया था। उन्होंने कम से कम 1 एकड़ में पानी नहीं दिया है, कम से कम नहरें तो नहीं खोदी गई है। वहीं मेडीगड्ढा का पतन तेलंगाना के लिए झुकाना है। वहीं मेडीगड्ढा का पतन के पीछे विनाशकारी कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि गरीबों के आत्मसम्मान को कायम रखा जाएगा और लोगों को ईमानदारी के साथ शासन प्रदान किया जाएगा। गृह मंत्री और तेलंगाना बीजेपी प्रमुख किशन रेड्डी ने 5 राज्यों के चुनाव को सेमीफाइनल बताया है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई। कांग्रेस के सहयोगी की चुनौती को जनता के स्वीकार किए हैं और उचित जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत हासिल की है। लोगों का मानना है कि मोदी के नेतृत्व में देश का विकास होगा। तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश मामलों के नए प्रभारी दीपादास मुंशी ने लोकसभा चुनाव पे अहम टिप्पणियां की है। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित किए बिना
चुनाव में उतरेंगे। वह तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के उत्साह के साथ एमपी की अधिकांश सीटें जीतेंगे। उन्होंने मुख्य टिप्पणी करते हुए कहा है, भाजपा, बीआरएस और मजलिस ने ये तीनों पार्टियां परोक्ष रूप से एक साथ काम कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा है ये एक अच्छा विकास है। पार्टी के राजनीतिज्ञ तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं सोनिया गांधी इस बार उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ेंगी ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन अगर गांधी परिवार से कोई तेलंगाना से चुनाव लड़ता है तो ये पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। उन्हें तेलंगाना कांग्रेस के निचले स्तर पर लेकर उच्च स्तर तक सभी मामलों की पूरी जानकारी है। वह जनवरी के पहले हफ्ते में तेलंगाना जाएंगे। वहीं पार्टी हारे हुए वरिष्ठ की सेवाएं पार्टी और सरकार द्वारा विधेयक के रूप में लेने के मुद्दों पर चर्चा करेंगी। सांसद धर्मपुरी अरविंद ने साफ कर दिया है कि हाल ही में सरकार बनने वाली कांग्रेस पार्टी को परेशान करने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने एक बार फिर तेलंगाना में सत्ता आई कांग्रेस पार्टी को बधाई दी है। उन्होंने 6 गारंटी लागू करने के लिए 100 दिन का समय दिया है और देखना चाहते हैं कि वे इन्हें कैसे लागू करेंगे। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक उन्हें समय सीमा के भीतर लागू नहीं कर दिया जाता। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा है ये अच्छी बात है कि केंद्र से तेलंगाना के विकास के लिए मदद मांग रहा है। मोदी सरकार तेलंगाना के लिए राज्य सरकार के साथ खड़ी रहेगी। वे आने वाले दिनों में हल्दी के लिए 20,000 रुपए का समर्थन मूल्य देंगे। वहीं बतौर सांसद उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं उससे वह खुश है। वह निजामाबाद संसदीय क्षेत्र में 30% वोट पाकर खुश हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के विकास के लिए उन्होंने विधानसभा चुनाव में कुरुटला से चुनाव लड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस महीने की 28 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे। वहीं बीजेपी नेताओं ने इस हद तक इंतजाम कर लिया है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव पर खास फोकस किया है। बीजेपी का केंद्र नेतृत्व इस बार तेलंगाना में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके तहत ऐसा लग रहा है कि अमित शाह लोकसभा चुनाव को लेकर के केडर को दिशा निर्देश देंगे। वहीं अमित शाह अपने हैदराबाद दौरे के दौरान भाग्य लक्ष्मी देवी माता की विशेष पूजा करेंगे। वहीं बाद में अमित शाह बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं रंगारेड्डी जिले के कुंगड़कलान में 1200 नेताओं को दिशा निर्देश करेंगे। सीपीआई तेलंगाना के सचिव और विधायक कुन्नमनेनी शाबा शिवराव ने टिप्पणियां की है, जब तक ब्रांड मौजूद है तब तक लाल झंडा मौजूद रहेगा। वहीं सीपीआई कार्यालय में सीपीआई का 99वें स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुन्नमनेनी शाबा शिवराव ने कहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तेलंगाना राज्य के लोगों को उनकी 99वें वर्षगांठ की शुभकामनाएं देती है। वहीं कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की घोषणा के दिन हम 99 साल से कई शहीदों और कई बलिदानों को झेलने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 1839 में कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का मौजदा तैयार किया गया था। वहीं कार्यक्रम में कुन्नमनेनी शाबा शिवराव, नारायण और चाडा वेंकट रेड्डी और अन्य ने भाग लिया। मंगलवार को हैदराबाद प्रजा भवन में प्रजावाणी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी कार्यक्रम में मंत्री सीतक्का ने हिस्सा लिया है और कार्यक्रम दोपहर 1 बजे तक चला। वहीं सुबह 6 बजे से ही बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं बताने के लिए जुट गए। इसी क्रम में बेरोजगारों ने अपनी समस्याओं को लेकर के अधिकारियों को आवेदन दिया है। वहीं ग्रुप 4 का रिजल्ट तुरंत जारी किया गया है और बेरोजगारों की आत्महत्या रोकने के अनुरोध पे याचिका सौंपी गई है। बेरोजगारों के साथ अन्याय पिछली सरकार की गलतियों के कारण हुआ है। वहीं प्रजा भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। वहीं पेंशन, मकान और नौकरी दिलाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर के अधिकारियों को शिकायत दी। तेलंगाना सरकार ने गाड़ियों के पेंडिंग ट्रैफिक चालान पे भारी छूट का ऐलान किया है। चूंकि राज्य भर में वाहनों पर 2 करोड़ से अधिक चालान जमा हो गए हैं, इसलिए सरकार ने पुलिस के निर्देशों के अनुसार चालान के भुगतान पे छूट देने का निर्णय लिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ये बम्पर ऑफर 28 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक वैध रहेगा। पुलिस ने इन तारीखों पर सरकार द्वारा घोषित छूट का लाभ उठाने और वाहनों पर लंबित चालान का भुगतान करने की सलाह दी है। इसमें सरकार ने गाड़ियों के पेंडिंग चालान में रियायत दी है। वहीं राज्य परिवहन विभाग के सचिव ने इस आशय का आदेश जारी किया है। वहीं पुलिस ने पिछले हफ्ते छूट के बारे में घोषणा की है और वीडियो जारी किया है। यह ऑफर आज से प्रभावित होगा। वहीं सरकार ने कहा है चालान भुगतान इस चालान वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है। हैदराबाद प्रजा भवन के सामने पूर्व विधायक शकील के बेटे सुहेल ने अपनी कार से हंगामा खड़ा कर दिया है। जी हां, 23 दिसंबर की आधी रात को हुई इस घटना का खुलासा देर रात हुआ है। वहीं BMW कार में सवार शकील के बेटे ने तेज गति से प्रजा भवन के सामने लगे बैरिक्स को टक्कर मार दी। सीसी कैमरे में घटना रिकॉर्ड हुई है। हादसे के वक्त कार में 2 युवक और 3 युवतियां थी। कार पूर्व विधायक शकील का बेटा सुहेल चला रहा था। वहीं मुकदमा अन्य एक युवक के खिलाफ दर्ज किया गया है। कार अब्दुल आसिफ चला रहा था। वहीं सीपी श्रीनिवास रेड्डी ने पंजागुट्टा पुलिस को कार दुर्घटना की पूरी जांच करने का आदेश दिया है। कार चालक की पहचान पूर्व विधायक शकील के बेटे सुहेल के रूप में हुई है। फिलहाल जो शख्स उनकी हिरासत में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं पुलिस ने कहा है आरोपी सुहेल फरार है, हम उसकी तलाशी कर रहे हैं। पता चला है कि सुहेल पहले भी हादसा कर चुका है।
मलकपेट की ट्रैफिक पुलिस ने व्यवहार पे वाहन चालक अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वहीं मुख्य सड़क पे होटलों, अस्पतालों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने सड़कों पे खुलेआम पार्किंग करने वाले को लेकर ट्रैफिक पुलिस नाराज है। उन्हें कई बार ऐसा नहीं करने को कहा है और अपना रवैया नहीं बदल रहे हैं। मलकपेट ट्रैफिक पुलिस ने सरकार द्वारा शुरू किए गए आधार कार्ड में अपडेट कराने आए लोगों के साथ मुसाराम बाग के पास मी सेवा के सामने पार्क किए गए वाहनों को जब्त कर लिया है। वहां वे आधार कार्ड अपडेट के लिए सुबह से ही कतार में खड़े हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस द्वारा मलकपेट की मुख्य सड़कों पर बड़े व्यापारियों को होटलों और दुकानों के पास अवैध पार्किंग स्थलों पर रखे गए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। केपीएचबी पुलिस द्वारा मामले की जांच के नाम पर शख्स को परेशान करने की घटना हाल ही में सामने आई है। वहीं दंपति के विवाद मामले में पुलिस द्वारा व्यक्ति की गंभीर पिटाई के बाद विवाद खड़ा हो गया। वहीं पीड़ित द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने के बाद साइबराबाद पुलिस आयुक्त अविनाश महंती ने केपीएचबी पुलिस के खिलाफ जांच का आदेश दिया। गुंटूर जिला के मोआ प्राणित ने वर्ष 2018 में उसी जिले की श्री लक्ष्मी से शादी की है। वहीं पति पत्नी के बीच अनबन के कारण श्री लक्ष्मी और प्रणीत ने गुंटूर के दिशा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया और उससे दूर रहने लगे। वहीं प्रणीत हैदराबाद के बैंक में मैनेजर के पद पे काम करते हैं। वहीं चूंकि श्री लक्ष्मी और उनके पति निजामापेट रोड पे रह रहे थे। वहीं केपीएचबी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पूछताछ के लिए थाने बुलाए गए हैं। वहीं श्री लक्ष्मी को पुलिस ने ताना मारा और कहा है उन्हें बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के तत्वाधान में 42वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप एवं माउंटेड पुलिस डी में 2023 हैदराबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में शुरू हुई है। वहीं सरदार पटेल पुलिस एकेडमी के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने समारोह का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलेगा। चैंपियनशिप में 610 प्रतिभागियों के साथ 22 घुड़सवारी टीमें, विभिन्न राज्य पुलिस बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, टेंट पेंगिंग, शो, जैम्पिंग और ड्रेसेस सहित 34 विभिन्न घुड़सवारी चैंपियनशिप और प्रतियोगिताएं शामिल होंगे। वहीं माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट में पुलिस हॉर्स टेस्ट और कार्ड्रिल, मेडल रिले और मेटल हैजरेस और फेरिस टेस्ट जैसे इवेंट शामिल थे। इस आयोजन का इतिहास वर्ष 1970 का है, जब इसे अखिल भारतीय पुलिस हॉर्स शो कहा जाता है। ये आयोजन हैदराबाद में 15 बार आयोजित किया गया था। ये आयोजन विभिन्न पुलिस एजेंसियों की घुड़सवार पुलिस इकाइयों की क्षमताओं और विशेषज्ञताओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा। आयोजन में करीब 30 घोड़े और सवार हिस्से लेने आए हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 300 से ज्यादा हो गई है। रंगारेड्डी जिला मंचल पुलिस स्टेशन के भीतर प्रमुख स्थानों पे सीसी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं रचकुंडा सीपी और सुधीर बाबू ने मंचल पुलिस स्टेशन से सीसी कैमरों का उद्घाटन किया। वहीं सीपी ने जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा है कि हर गांव के हर क्षेत्र में सीसी कैमरे लाना काफी सराहनीय है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए किसी अप्रिय घटना के सीसी फुटेज के जरिए आरोपी को पकड़ना आसान हो गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी, अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। वर्तमान में समय में प्रदेश में युवकों को नशे से जुड़ने की संभावना अधिक है, इसलिए वे भटक रहे हैं। उन्होंने बच्चों और युवकों और छात्रों से आग्रह किया है कि वे उन्हें सही सलाह और निर्देश देकर सही रास्ते पे ले जाएं ताकि वे नशे से प्रभावित ना हों। कंट्री क्लब हॉस्पिटलिटी एंड हॉलीडेज के CMDY राजीव रेड्डी ने टॉलीवुड पार्श्व गायिका गायत्री और मनाई लू के साथ कंट्री क्लब एशिया के सबसे बड़े न्यू ईयर बैच 2024 के 16वें संस्करण की घोषणा की है। वहीं CMDY राजीव रेड्डी ने कहा है 31 दिसंबर को शाम 7 बजे से पुलिस हॉकी स्टेडियम रसूलपुरा बेगमपेट में वॉर ऑफ द डीजे थीम का आयोजन किया जाएगा। बेगमपेट कंट्री क्लब परिसर में आयोजित कार्यक्रम उत्सव पोस्टर का विमोचन किया है। वहीं निःशुल्क कार्यक्रम के रूप में पार्श्व गायिका गायत्री वेदतम और विनील ने कई गाने गाए, जबकि एक प्रसिद्ध नर्तक ने अपने नृत्य प्रस्तुत दी है। वहीं गायत्री ने कहा है कि फिल्मी सितारे और पार्श्व गायकों के साथ नृत्य प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय डीजे के साथ संगीतमय और कोरस से युवाओं का मनोरंजन किया है। वे देश भर में हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और कोल्हापुर, सूरत, बेंगलुरु, पुणे और केरल में अपने कंट्री क्लबों में समारोह को बहुत मनोरंजन तरीके से आयोजित कर रहे हैं। उनकी कमाई उनका है, जिनका खर्चा उनका है। अंत में ऐसे लोग भी हैं जो बची हुई राशि से कुछ धर्मार्थ संगठनों और वृद्धाश्रम और अनाथालय को दान करना चाहते हैं। अच्छा विचार है, लेकिन सामाजिक प्राणी के रूप में ये एक जिम्मेदारी भी है। उसे धन का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी जानी चाहिए। दान और अनाथालय को दान देना सबसे पहले ये बातें जानना बेहद जरूरी है।
दानशीलता एक सशक्त सकारात्मक भावना है। साझा करने का आनंद अवर्णनीय है। इससे हमें अपने जीवन में सार्थकता का एहसास होता है। यह अमीरों की भी जिम्मेदारी है कि वे वंचितों के साथ साझा करें। आर्थिक मनोवैज्ञानिक परोपकार को मानव निवेशन के रूप में वर्णित करते हैं। जैसे शेयर बाजार में निवेशन लंबे समय में हमारी संपत्ति का मूल्य बढ़ाता है, वहीं दान सेवा खुशी सूचकांक में हमारे ग्राफ को ऊपरी ले जाता है। वहीं वॉरेन बफेट कहते हैं, वहीं अनाथालय को दान देना मेरे जीवन का सबसे अच्छा निवेश है। लेकिन जब हमने समाज के लिए जो पैसे आवंटित किए हैं वो उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें इनकी जरूरत है। इसलिए संगठनों और व्यक्तियों के चयन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमें ये जानना होगा कौन किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। दैनिक समाचार पत्रकारों में विज्ञापन, सोशल मीडिया पे अभियान, लगातार शुभकामना संदेश, चौराहों के पास बांटे गए पर्चे, मदद मांगना और समर्थन की अपील करना किसी न किसी रूप से हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि देश में 30 लाख से अधिक एनजीओ गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, बुजुर्गों के लिए, शारीरिक और मानसिक रूप में विकलांगों के लिए, पर्यावरण के लिए, राजनीतिक जागरूकता के लिए ऐसे कई संगठन हैं जो अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वहीं परोपकार का मुख्य उद्देश्य आत्मभोग है। जब हम किसी अच्छे काम के लिए धन आवंटित करते हैं जो हमें पसंद है और हमारे जीवन से जुड़ा है, तो वह संतुष्टि दोगुनी हो जाती है। इसलिए न केवल उपयुक्त एनजीओ बल्कि उस संगठन की गतिविधियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। पुरस्कार, बैलेंस शीट, पत्रकारों में लेख, सब ऊंचाई पर अंतः आप जो देखते हैं वही सत्य है। पसंद आए तो लाइक करें। इसलिए एक बार जब आप एक ऐसी एनजीओ चुन लें जो आपके दिल के करीब हो तो उस पर परिसर में जाएं और बच्चे, अनाथों और निराश्रितों से बात करें। उसी क्षेत्र में काम करने वाली अन्य कंपनियों पर जाएं। सोचिए कौन सा संगठन जीवन को अधिक प्रभावित कर रहा है, कौन सा संगठन जीवन बदलने की ताकत रखता है। आपकी मेहनत का सदुपयोग किसके हाथों में होगा। कुछ संगठन एक समाचार पत्र भी देखते हैं जिसमें बताया जाता है पैसे कैसे खर्च किए जा रहे हैं और किसकी मदद की जा रही है। ऐसी जानकारी से उस पर एनजीओ पर हमारा भरोसा बढ़ जाता है और रिश्तेदारों को भी सिफारिश करेंगे। ऐसे लोग हैं जो निवेशन सिद्धांतों का परोपकार से जोड़ते हैं। हर महीने एक निश्चित राशि सिस्टमैटिक इवेंटमेंट प्लान और में डाली जाती है और जब लंबे समय में एक बड़ी राशि दान की जाती है, इससे और पैसे जुड़ेंगे और भी जिंदगियां बेहतर होगी। अगर आपको हर महीने याद रखना और भुगतान करना मुश्किल लगता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से हर महीने एक निश्चित तारीख को एक निश्चित राशि किसी भी एनजीओ के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा सकती है। एक तरीका ये भी है कि चुनी गई कंपनी की वेबसाइट पर जाएं और क्यूआर कोड का स्कैन करें। भले ही हम सीधे पैसे ना दें, हम उन एनजीओ के लिए अपने पेशेवर कौशल का उपयोग करके संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ये एक गैर वित्तीय सेवा है। हमने जो चित्र बनाए हैं, जो किताबों में हमने लिखी है, जो मूर्तियां हमने बनाई है, यदि हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था हो तो फसल का एक हिस्सा गरीबों में वितरित किया जा सकता है। मन के कई तरीके हैं, किसी भी तरह से उदारता एक महान गुण है। दान के माध्यम से आयकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80G के मुताबिक 50 से 100% तक टैक्स राहत मिलती है, लेकिन दान हमारी कुल आय के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ एक प्रावधान है, जिन संगठनों को हम दान देते हैं उनके लिए 80G पंजीकरण अनिवार्य है, तभी अधिसूचना संस्थानों की सूची की जगह मिलेगी। आप वादों
की अनुमति है। वहीं ये 6 छूट नई कर प्रणाली चुनने वाले पर लागू नहीं है। भले ही पुराना तरीका चुना जाए, 2000 रुपए से ज्यादा का नगद दान इस दायरे में शामिल नहीं होगा। कपड़े, सामान, भोजन, किताबें के रूप में दान भी 80G के तहत अयोग्य है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि माल और सेवा कर दानकर्ता का नाम प्रदर्शित करने या दान या उपहार प्राप्त करने वाले दान के परिसर में नेम प्लेट लगाने जैसी सेवाओं पे लागू नहीं होगा। व्यक्तिगत दाताओं से सीबीआई द्वारा जारी एक परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि वो व्यक्तिगत दानकर्ता धार्मिक संस्थाओं और धर्मार्थ संस्थाओं, स्कूलों, अस्पतालों, अनाथालयों, वृद्धाश्रम आदि जैसे संगठनों को दान या उपहार के रूप में वित्तीय सहायता या कोई अन्य सहायता प्रदान करते हैं। धन्यवाद व्यक्त करने के लिए उनके परिसर में एक नेम प्लेट या इसी तरह की पावती लगाए हैं। जब दाता का नाम पर्याप्तकर्ता संगठन के परिसर में प्रदर्शित किया जाता है तो इसे दाता के परोपकार के कार्य के प्रति कृतज्ञता और सार्वजनिक मान्यता की अभिव्यक्ति माना जाता है, न कि दाता को बढ़ावा देना। यदि ये उसके व्यवसाय का विज्ञापन या प्रचार है तो प्रतिफल को सेवा के आपूर्ति नहीं कहा जा सकता है। दान या उपहार प्राप्तकर्ता कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए ऐसे विचार पर कोई जीएसटी देनदारी नहीं है। सीबीआईसी ने मामलों के कुछ उदाहरण उद्धृत किए हैं। श्री राजेश की ओर से अभिवादन। श्री राजेश द्वारा एक धर्मार्थ योग संगठन को दान किए गए डिजिटल ब्लैक बोर्ड के नीचे मुद्रित किया गया था। वहीं शारमिति द्वारा दान किया गया। ऐसे में दान के बने मंदिर परिसर में किसी भी हिस्से या कमरे के दरवाजे या फर्श पर मालती देवी अपने पिता की स्मृति में लिखा हुआ है। वहीं सीबीआईसी ने यह स्पष्ट किया कि इनमें से प्रत्येक मामले में दाता की किसी भी व्यावसायिक गतिविधि का कोई उल्लेख या संकेत नहीं है जिसे अन्यथा प्रचारित किया जाए। जहां उपहार या दान की 3 शर्तें पूरी होती है, वहां उपहार या दान किसी चैरिटी के लिए किया जाता है। भुगतान उपहार या दान की प्रकृति में होता है और उद्देश्य धर्मार्थ होता है और इसका परिणाम व्यावसायिक लाभ नहीं होता है और इसे नहीं घोषणा और जीएसटी पर भय नहीं है। पिछले 21 सालों में मिरेकल फाउंडेशन ने भारत में 300 से अधिक अनाथालयों में 15,000 से अधिक अनाथ और कमजोर बच्चों के जीवन सुधार किया है। इसे पूरा करने के लिए हमने 5 कल्याण डोमेन और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारियों के आधार पर अपनी क्रांतिकारी थ्राइव स्केल और पद्धति विकसित की है। ये उपकरण हमें स्वास्थ्य और कल्याण कारकों के व्यापक स्पेक्ट्रम और डेटा एक तंत्र करने और ट्रैक करने की अनुमति देता है ताकि प्रत्येक बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिल सके। वहीं वर्षों के ज़मीनी अनुभव और सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बाद हम अपनी विशेषज्ञता को अनाथालयों से परिवारों में स्थानांतरित कर रहे हैं और जब भी संभव होता है तो बच्चों को घर लाने के लिए वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। हम अनाथालय देखभाल के विकल्पों पे सामाजिक कार्यबल को प्रशिक्षित कर रहे हैं। वहीं स्थानीय स्तर पे बाल संरक्षण समितियों को मजबूत करने के लिए सामुदायिक तक पहुंच रहे हैं। वहीं युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और बच्चों को रखने के लिए कमजोर परिवारों के शीघ्र पहचान कर रहे हैं। हम अपनी तकनीकी और माप कौशल को अमेरिकी पालन पोषण देखभाल प्रणाली में भी लागू कर रहे हैं। परिवार को उपयोग में आसान ऐप माध्यम से आवश्यक सेवाओं से जोड़ रहे हैं और पालक परिवारों के सामने आने वाली जटिल रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित कर रहे हैं। मेडिकल फाउंडेशन बच्चों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय ऑस्टिन टेक्सास में और कार्यालय न्यूयॉर्क शहर में और नई दिल्ली में है।
हम सहयोग में विश्वास करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये काम किसी भी एक संगठन से बड़ा है। हम गैर लाभकारी और संगठनों के एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है जो हमारे जीवन काल में अनाथालयों की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए विश्वव्यापी आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं।